बच्चों जरा चेक करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। मैं भी चेक कर लेता हूँ एक मिनट। देखिएगा आप लोग भी जरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है, सही है। चलिए तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आज लेक्चर नंबर 3 मोल कॉन्सेप्ट का लेकर हम आए हैं और हमने पिछली क्लास में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। जैसे थोड़ा बहुत मोल का बेसिक डिस्कशन भी हो गया था और मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज के क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए तो लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हमको क्या क्या डिस्कस करना है जरा उसको देखिएगा। उससे पहले जो हमने पिछले क्लास में चीजों को डिस्कस किया था उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। आइए जरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये बता दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि अगर कोई भी एटम है, अगर उसका मास AMU में लिखा है तो इसका मतलब वो एक एटम की बात कर रहा है, और अगर उस एटम का मास उतना ही ग्राम में लिखा है इसका मतलब वो एक मोल की बात कर रहा है। तो शायद आपको समझ में यहां से आ रहा होगा, एक एटम है X जिसका मास नंबर 24 दिया है और जिसका एटॉमिक नंबर 12 दिया है। तो जरा बताइएगा, अगर मैं 24 AMU लिखता हूं तो 24 AMU का क्या मतलब है, एक एटम X। वहीं अगर मैं 24 ग्राम लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, एक मोल X का मास है। कितने का मास है, एक मोल। एक मोल X का मतलब Na एटम ऑफ X। Na एटम का मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम का मास। बात समझ में आ गई क्या। तो 24 AMU मतलब एक एटम X का मास, और 24 ग्राम्स का क्या मतलब है, 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ X का मास। आशा करते हैं यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी लास्ट क्लास में। ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये वाली चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर कर दी थी कि एक AMU 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही 1 मोल जो होता है बच्चों वो 6.022 10⁻23 एंटिटीज या फिर Na एंटिटीज के बराबर होता है। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या। ठीक है, आगे बढ़िए, जरा इस क्वेश्चन को करिए, तो थोड़ा अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा कि N2 एक मॉलिक्यूल है, उसका आप एटॉमिक मास बताइए, मॉलिक्यूलर मास बताइए, मोलर मास बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स कितना है एक मोल में। जल्दी से बताइए इसको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, जल्दी इसको बताइए, आराम से सॉल्व आउट करिए इसको। आराम से करो, हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्कस करें क्या, करें डिस्कस इसको। ट्राई कर लिया सबने, प्रयास किया, करें डिस्कस। चलो आओ, तो जरा बताना N2 जो है बच्चा वो कैसे बना होगा। N2 बना है 2 नाइट्रोजन के एटम से। 2 नाइट्रोजन का मतलब क्या है बेटा, 2 नाइट्रोजन का मतलब है नाइट्रोजन 714 प्लस नाइट्रोजन 714, इसी से बना है N2। तो जरा गौर से बताइएगा, यहां पर एक नाइट्रोजन का मास कितना है, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU, दूसरे नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU। तो जो टोटल दोनों N2 का मास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 AMU प्लस 14 AMU, है ना। तो टोटल मास कितना आ गया N2 का, 28 AMU। ये जो 28 AMU है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल N2 का मास है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम। तो हमने 2 इंडिविजुअल एटम का मास ऐड किया तो एक मॉलिक्यूल N2 का मास आ गया। तो जरा यहां पर देखिएगा, एटॉमिक मास की बात कर रहा है, तो क्या आप N2 के एटॉमिक मास को बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि N2 तो क्या है, मॉलिक्यूल है। हाँ, आपसे इंडिविजुअली पूछता कि N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताइए तो आप बता देते 14 है। ठीक है, चलिए आइए मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपके सामने लिख के आ चुका है 28 AMU। बोलो बात सही है क्या, 28 AMU। ठीक है, मोलर मास जरा बताइएगा, मोलर मास का मतलब क्या है, एक मोल का मास।
तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या है 28 AMU। एक मोल का मतलब क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज का मास चाहिए, 23 मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए। तो आपको एक मोल का मास हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि जितना अगर आप AMU में लिखते हैं, अगर आप उतना ही मास ग्राम में लिख देते हैं तो वो एक मोल का मास आ जाता है क्या। तो यहां पे अगर वो पूछ रहा है मोलर मास, मतलब एक मोल का मास, मतलब एक मोल का मास क्या आ जाएगा, जितना AMU में है उतना ही ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो 28 ग्राम है वो एक मोल का मास आ जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, मोलर मास कहते हैं। समझ में आ गया क्या यहां तक। चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता करेंगे एक मोल में, तो जरा देखो इधर, जरा बताना मुझे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मुझे जरा बताइएगा आप लोग, यहां पर एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक मॉलिक्यूल में कितना AMU है 28 AMU। बोलो भैया 28 AMU में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है सर। तो 28 ग्राम में क्या हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल आ जाएंगे क्या। अरे भाई 28 ग्राम का क्या मतलब है, एक मोल मॉलिक्यूल, तो Na मॉलिक्यूल्स। अरे नहीं आ रहा है समझ यार, 28 ग्राम का मतलब क्या हो गया, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स। और यहां पर N2 का कितना मोल है, अरे भाई एक मोल का मतलब क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल्स ही तो आएंगे। तो सीधे आप लिख सकते हैं Na या फिर 6.02 इंटू 10⁻23। वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करते हैं तो जरा देखिएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2। तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे, 2Na। Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे बेटा, 2Na। नोट डाउन करिए इसको, आया समझ। एक मोल का मतलब है Na एटम या Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, N2 के। और एक आपसे पूछा एक मोल में कितने एटम्स है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो Na मॉलिक्यूल में, सॉरी तो मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो एक मोल में, देखो एक मॉलिक्यूल में 2, तो एक मोल में अगर Na एटम्स आ रहे हैं, Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो एक मोल में 2 Na एटम्स आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है बच्चा आज के क्लास में, वो ये सारी चीजें हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, और हमें क्या डिस्कस करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो आज के क्लास का हमारा यही डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, जिसमें हमें ये पूरे 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। वो 5 पॉइंट क्या है आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए देखिए, सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की चर्चा करते हैं बेटा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, जरा कोई बताएगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास से आप क्या समझते हैं, कोई है ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा आपने होमवर्क कर लिया था, वेरी गुड। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, वो आपने किया था, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी रेशु जी आप भी देख रही हैं इसको, ठीक है वेरी गुड। तो चलिए इस क्लास में आप लोग बने रहिए, हम लोग इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में, छोटी छोटी चीजों को बहुत ही मस्त तरीके से कन्वर्ट करेंगे, है ना, समझेंगे, मजा आएगा आपको इस क्लास में। कोई भी चीज याद नहीं करना पड़ेगा, हर एक चीज समझ आएगी आपको, रटना कुछ भी नहीं है इस क्लास में। चलिए आइए, तो रिलेटिव एटॉमिक मास समझते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कोई बताएगा, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, रिलेटिव शब्द का मतलब समझिए। रिलेटिव शब्द का मतलब होता है कि कोई भी चीज, अब जब आप किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में उसकी तुलना करते हैं तो उसको रिलेटिव कहते हैं। जैसे मैं पूछूं कि यार अपने भाई का वजन बताओ, तुम कहोगे सर मेरे भाई का वजन 35 किलो है, चलो एक आइडियल ले लेते हैं 50 किलो, तो आप कहेंगे कि मेरे भाई का वजन सर 50 किलो है। मान लो कि मेरा वजन 100 किलो है, तो आप कहेंगे सर आप तो मेरे भाई से 2 गुना ज्यादा हैं। आप मेरी बात समझिएगा, मैंने अगर तुमसे यह पूछा कि अपने भाई का वजन बताओ, तुमने कहा 50 किलो, फिर तुमने मुझे देखा तो पूछा सर आपका वजन कितना है, मैंने कहा 100 किलो। अब तुमने एक बात बोला, क्या बोला कि सर आप मेरे भाई से 2 गुना ज्यादा हैं। आपने ये नहीं कहा कि सर आप मेरे भाई से 2 किलो गुना ज्यादा हैं, 2 किलो गुना नहीं बोला, 2 गुना। तब आपने क्या बोला, क्या 2 गुना की कोई यूनिट थी क्या, कोई यूनिट नहीं है।
इसका मतलब है जब आप किसी भी चीज को रिलेटिव मैनर में स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात तो उसकी कोई भी यूनिट आती नहीं है। तो जब मैं मास की बात करता हूं तो रिलेटिव टर्म्स में जब आप मास का चर्चा करेंगे तो वहां पर उसकी कोई भी यूनिट आने वाली नहीं है। बात समझ गए क्या? ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो रिलेटिव एटॉमिक मास की जब आप चर्चा करेंगे तो किसी एक एटम का जब आप मास देखते हैं किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की जरा मैं आपसे चर्चा करवाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है नीचे, घबराने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूं। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी एक्स एटम का मास निकालिए, एक्स एटम का मास निकालिए। अच्छा, एक्स एटम का जो भी मास आप निकालेंगे वो किसी ना किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब आप देखो, हम ये चाहते हैं कि हम जिस भी एटम के रिस्पेक्ट में निकालें या फिर जिस भी क्वांटिटी के मास के रिस्पेक्ट में निकालें वो ऐसा हो कि वो हर जगह बदले ना। अरे भाई, जिस चीज के आधार पर, जैसे आपने कहा कि सर आप मेरे भाई के हिसाब से 50 दो गुना ज्यादा है, तो अगर मैं उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दूं और किसी 150 किलो वाली को लाऊं, है ना, तो आप क्या कहेंगे? सर ये 150 किलो वाला तो मेरे भाई से 3 गुना ज्यादा है। किसी 200 किलो वाले को लाऊं तो क्या बोलेंगे? सर ये मेरे भाई से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर जो मैंने जिसके रेस्पेक्ट में देखा है वो अगर हर बार बदल जाएगा तो मेरा जो आंसर आएगा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। मान लो तुमने मेरा वजन 50 किलो वाले के रिस्पेक्ट में देखा और किसी 150 किलो वाले का वजन 100 किलो वाले के रिस्पेक्ट में देखा, तो दोनों के रिलेटिव आंसर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। इसका मतलब जब भी आप रिलेटिव स्टडी करते हैं किसी भी चीज का तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं कोशिश करिए कि उसको क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए। अगर आप उसको फिक्स कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आ जाएगा बच्चों? एक स्पेसिफिक आंसर आएगा हर एक चीज का। बात समझ पा रहे हैं? तो जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी एटम का मास देखेंगे उस चीज को फिक्स करते हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, आइए समझाता हूं आपको, जरा गौर से समझिएगा। हमको किसी ना किसी एटम के रिस्पेक्ट में देखना है और एक एटम में होता क्या है? एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। तो जरा मुझे बताइएगा, अगर किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही टोटल मास को डिफाइन करेगा। जैसे अगर किसी एलिमेंट में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो वो उसी से उस एटम का टोटल मास आएगा क्या? बोलो, अगर किसी भी एलिमेंट में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो वही उसका टोटल मास बताएगा। अब गौर सुनिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्योंकि मास लगभग बराबर है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या कि 12 पार्टिकल का जो मास आएगा वही उसके टोटल मास को डिफाइन करेगा? जी हां सर, तो 12 पार्टिकल का मास क्या आ जाएगा? टोटल मास को डिफाइन करेगा। तो अगर मुझे एक पार्टिकल का मास चाहिए, एक पार्टिकल का मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास निकाल लूंगा। 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मास निकाल लूंगा। मतलब अगर मुझे, गौर से समझिएगा, अगर मुझे एक पार्टिकल का मास चाहिए, कितने पार्टिकल का मास चाहिए? एक पार्टिकल का, तो उस टोटल एटम के जो भी मास होगा उसका मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। कब? जब उस एटम में 12 पार्टिकल हो, मतलब 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 12 लोग। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर टोटल 16 पार्टिकल्स होते, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट 16 आता, तो मुझे एक पार्टिकल का मास कैसे निकलता? 1/16 पार्ट ऑफ टोटल मास करना पड़ता। अरे बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 पार्टिकल का मास क्या जाता? अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट 16 होता तो एक पार्टिकल का मास 1/16 ऑफ टोटल मास आता। होल्ड करिएगा, ग्लिच है थोड़ा सा। ठीक है जी, तो मैं क्या आपसे बता रहा था कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट 16 के बराबर है तो एक पार्टिकल का मास कैसा आएगा? एक पार्टिकल का मास आ जाएगा 1/16 ऑफ टोटल मास। ठीक है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट मान लो कि 14 है तो क्या आ जाएगा? एक पार्टिकल का मास, तब एक पार्टिकल का मास आएगा बेटा 1/14 पार्ट ऑफ टोटल मास। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? इसका मतलब अगर मुझे एक पार्टिकल का मास निकालना है, कितने पार्टिकल का मास निकालना है बेटा? एक पार्टिकल का मास। तो एक पार्टिकल का मास कैसे आएगा? एक पार्टिकल का जो मास है वो उसके टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट को 1 बाय में रख देंगे तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा।
किसी एटम में 18 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हैं तो 1/18 करेंगे तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। किसी एटम में अगर 14 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर हैं तो 1/14 कर दीजिए, एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। वो मतलब एक पार्टिकल का क्या मतलब है, वो या तो एक प्रोटॉन का मास है या तो एक न्यूट्रॉन का मास है। अब जरा गौर से बताइए, अगर आपको एक पार्टिकल का मास पता चल गया, मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास पता चल गया, तो चाहे आप रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का निकालिए, चाहे आप रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का निकालिए, चाहे आप रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का निकालिए, अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास इस एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका मास तो हर जगह फिक्स होगा ना। किसी भी एटम में जाइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो वही है। तो इसका मतलब अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल के मास के रिस्पेक्ट में किसी भी एटम का मास निकालते हैं तो वहां पर जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो सबके लिए फिक्स आएगा, मतलब बदलने वाला नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो हमने क्या कर दिया, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे देखना था वो क्या चीज है जिसके रिस्पेक्ट में मैं किसी भी एटम का मास कंपेयर कर रहा हूं, वो एक पार्टिकल है, जो कि एक प्रोटॉन हो सकता है या तो एक न्यूट्रॉन हो सकता है। गौर से समझिएगा, मैंने आपको जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी का मास देख रहे हैं वो रिस्पेक्ट मैंने फिक्स कर दिया, वो क्या है, एक पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास मतलब या तो एक प्रोटॉन का मास या तो एक न्यूट्रॉन का मास। चलिए बहुत 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 बढ़िया है, आ जाइए। अब जरा मुझे बताइएगा गौर से, मैंने कल ही आपको कैलकुलेट करवाया था, क्या कैलकुलेट करवाया था कि एक पार्टिकल का जो मास आता है वो क्या है बेटा, एक पार्टिकल का जो मास कल निकल के आया था वो क्या था, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको हमने क्या बोला था, बोलो 1 AMU बोला था क्या? अरे यही तो 1 AMU बोला था। इसका मतलब अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए तो मुझे उस एटम का मास किसके रेस्पेक्ट में देखना है, एक AMU के रेस्पेक्ट में देखना है। बोलो हाँ या ना? एक AMU किसका मास है, एक पार्टिकल का मास है। अगर आप ये करने में सक्षम हो गए तो आप रिलेटिव एटॉमिक मास आसानी से निकाल देंगे। इसका मतलब अगर मुझे कार्बन दे दे तो कार्बन का एक पार्टिकल कैसे निकलेगा, उसके 1/12 पार्ट से। ऑक्सीजन दे दे तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, उसके 1/16 पार्ट से। अगर मुझे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखना है तो 1/1, मतलब उसका तो 1 ही है। बात समझ में आ गया? क्या अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल पाएंगे क्या? अब ये 1 AMU कैसे आएगा? अगर मुझे बोल दे कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, तो x एटम का मास डिवाइडेड बाय, अब कार्बन के रिस्पेक्ट में करना है मतलब 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। बोलो बात समझ में आ गई? तभी तो एक पार्टिकल का मास आएगा। अगर आपसे बोले कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे, x एटम का मास, x एटम का मास आप ऊपर लिख दीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एक पार्टिकल कैसे निकलेगा, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन का मास। अरे बोलो हाँ या ना? तो शायद अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास समझ गए होंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, उस एटम या फिर उस मॉलिक्यूल का मास एक पार्टिकल के मास के रिस्पेक्ट में जब आप देखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। चलिए इस स्लाइड को हम कैंसिल करते हैं, मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाता हूं, आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको समझ आ रहा है क्या आपको बेटा? इस स्लाइड को अब आप देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक एटम का मास दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि रिलेटिव में कोई भी यूनिट नहीं आती। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है, मास ऑफ वन एटम विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ वन पार्टिकल, या तो वो एक प्रोटॉन हो सकता है या तो एक न्यूट्रॉन हो सकता है। तो मास किसमें रखेंगे, AMU में, और नीचे जो एक पार्टिकल का मास है वो रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक पार्टिकल का ये जो मास है इसी को क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो मास किसमें था, AMU में। नीचे ये जो मास है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 AMU। तो AMU से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो डायरेक्ट मास के बराबर आ जाएगा जो भी आपका मास होता था। जैसे मान लो 24 AMU किसी एटम का मास है तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किसी एटम का मास 18 AMU था तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए बहुत धन्यवाद, ये आप समझ गए होंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया। इस बोर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 1 पार्टिकल यहां पर लिखा है, 1 पार्टिकल क्या क्या मतलब है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ो। अब
जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग एटम्स के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे साइंटिस्ट ने स्केल्स डेवलप की। मतलब जब आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको हाइड्रोजन स्केल बता दिया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास चेक करते हैं तो उसको ऑक्सीजन स्केल बोल दिया जाता है, और जब कार्बन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं तो कार्बन स्केल बोल दिया जाता है। तो जरा देखिएगा, हाइड्रोजन स्केल क्या है? मास ऑफ किसी, मान लो किसी एक्स एटम का तुमको रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, तो आपने क्या कर दिया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। तो एक्स उस एटम का, उस एक्स एटम का एक एटम का मास, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एक पार्टिकल से। और हाइड्रोजन में एक पार्टिकल का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का मास आप रख दीजिए, क्योंकि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो वन, एक पार्टिकल का मास वही हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन भी तो एक ही है, तो डायरेक्ट आप वन से डिवाइड कर देंगे। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन स्केल के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा जरा बताइएगा। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12 AMU हो जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है, बोलिए 1 AMU, यही तो है हाइड्रोजन के। तो MU से कट गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। किसका, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा भारी है। रिलेटिव एटॉमिक मास का यही मतलब है। आया समझ के नहीं समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, उसके बाद नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते। देखिए ऑक्सीजन स्केल आ गई। ऑक्सीजन स्केल में कैसे करेंगे, तो मास ऑफ, वही सेम कहानी है। ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए समय के साथ स्केल्स डेवलप हुई, तो हाइड्रोजन उतना देखने को नहीं मिल रहा था जितना ऑक्सीजन रिएक्टिव था, तो ऑक्सीजन स्केल डेवलप की गई। अब ऑक्सीजन स्केल में एक पार्टिकल, तो वही कहानी है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। ऊपर आप जिस भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो ऑक्सीजन का एक पार्टिकल कैसे आएगा, उसके 1/16 पार्ट से डिवाइड करके, तो 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोलो बात समझ में आई क्या? वही कैलकुलेशन यहां पर लिखा हुआ है कि आप वन पार्टिकल ऑक्सीजन पे कैसे पहुंचे। ऑक्सीजन 816 था, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन थे उसमें, वही उसके टोटल मास को बता रहा था। तो ऑक्सीजन का 16 पार्टिकल मिलाकर उसका टोटल मास आ रहा था, तो वन पार्टिकल का मास कैसे आ जाएगा, 1/16 पार्ट ऑफ, तो वही यहां पर लिखा है। तो मास ऑफ, जब आपको किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो मास ऑफ दैट एटम x डिवाइडेड बाय 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो 1/16 पार्ट क्यों किया, क्योंकि उससे एक पार्टिकल का मास आ रहा था, वो तो फिक्स है। आपको एक पार्टिकल का निकालना ही है, जो भी एटम आएगा उसी के मास से आप 1/, कर दीजिए, तो आपको एक पार्टिकल का मास निकलकर आ जाएगा। चलिए कार्बन स्केल। अब फाइनली जो मॉडर्न स्केल है हमारी आज के दिन पे यूज की जाती है वो कार्बन स्केल है। कारण, क्योंकि कार्बन अबंडेंट है, हर जगह पाया जा रहा है, लकड़ी, कॉपी, पेन, दीवार, पेन, पेंसिल, हमारे आपके अंदर, सबके अंदर कार्बन है, इसका मतलब अबंडेंट है, इसलिए कार्बन स्केल। अब देखो जरा, कार्बन का एक पार्टिकल कैसे निकलेगा, कार्बन 612 है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलाकर टोटल इसका मास को डिफाइन कर रहे होंगे, तो 12 पार्टिकल मिलाकर टोटल मास बना रहे हैं, तो एक पार्टिकल का मास कैसे आएगा, 1/12 पार्ट। तो इसीलिए तो जब हम किसी भी एक्स एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, तो उसके एक एटम का मास ऊपर और डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। बोलो बात समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन स्केल। बोलो यहां तक की कहानी समझ आ गई? इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, फिर निकाल लिया जाएगा। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे किसी भी एटम का कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, तो कुछ नहीं करना है, जो भी उसका मास MU में था, जो भी उसका मास ग्राम में था, बस आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। एग्जांपल, कार्बन का आपसे पूछे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एक एटम का मास। और जब आप एक एटम का मास लिखते हैं तो किस में लिखा आता है, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 12 AMU, क्योंकि कार्बन क्या है 612, तो ऊपर मास नंबर है तो 12 AMU। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या यहां पे इसका अच्छा मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास इसको हटा देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ी एटम है ना बेटा सब। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। अब समझ रहे हैं आप? चलिए देखिए इधर, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो क्या आ गया, 12 AMU। मोलर मास क्या आ जाएगा, वही AMU को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा, ग्राम में, क्योंकि ग्राम का मतलब क्या हो गया, उसके 12 ग्राम का मतलब 1 मोल का मास, वही तो मोलर मास होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या बताना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मैंने आपको बताया, बस आप उसके होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, भाई उसका क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन होता है 14, तो 14 AMU।
एटॉमिक मास आ जाएगा, मोलर मास क्या आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 14। ऑक्सीजन का बताइए 16 AMU, मोलर मास क्या आ जाएगा बेटा 16 ग्राम, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 16। बोले यहां तक की कहानी समझ आ गई, सबको क्लियर है क्या? नोट डाउन करिए इसको, फटाक से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट पानी पी लो, एक घोट, एक बूंद जिंदगी, एक बूंद जिंदगी की है बेटा, जिंदगी की एक बूंद है, पानी पीते रहो, मस्त बने रहो। अभिनव जी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा अभिनव। ऋषु जी कह रही हैं सर आपकी तरह एक और है सेम। अब आप किसकी बात कर रही हैं ये मुझे नहीं पता, तो हो सकता है सेम कोई हो, ठीक है। अभिनव हाय 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 अभिनव, आप लोग कमेंट में अपने आप चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का डिस्कशन हम सबने कर लिया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया बेटा? पढ़ रहे हो तुम लोग कि नहीं पढ़ रहे हो? अब तो बोर्ड्स आने वाले होंगे 12th वालों के, और 11th वालों का तो अब तक होगा कि सर 11th खराब हो गया, अब क्या किया जाए। तो कुछ मत करो, जहां से पढ़ा रहा हूं वहां से पढ़ना चालू करो। ये क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं और एडवांस लेवल तक जा रही हैं। आप बस कंटेंट के लेवल को देखिए। अभी मैं 2 घंटे की क्लास हो गई है, आज भी मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे की हो ही जाएगी, और अभी मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना नहीं सिखा पाया हूं। इसका मतलब 2 घंटे में, और मैं कोई कथा कहानी भी नहीं करता हूं फालतू का, कोई मतलब बिना मतलब का मोटिवेशन। तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं इस टाइम में। तो इसका मतलब है कि आपको एक गुड लेवल का, एक अच्छे लेवल का कंटेंट मिल रहा है, जिसमें आप पहले समझ रहे हैं कंसेप्ट को, उसके बाद आप उस थियरी को समझकर आप आगे बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट को समझने के बाद फिर आप क्वेश्चंस पर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? रटाया नहीं जा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी कई बार हम चीजों को याद कर लेते हैं, जैसे अगर आप याद कर लेते हैं सर 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 एंटिटीज आई हैं, ये हम याद कर लेते हैं, लेकिन ये आई कहां से? ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। तो कई सारी चीजें आप समझ सकते हैं फिजिकल में भी। फिजिकल में तो 90% चीजें समझने की होती हैं, याद करने की बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम कई सारी चीजें याद करते हैं। तो लगभग चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उन चीजों को समझते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ये वादा पक्का कर सकता हूं कि जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, आप अगर उसमें मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका सब्जेक्ट एकदम प्यारा ढंग से तैयार होने वाला है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डिस्कशन हो गया है। रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास की तरफ आइए। किसकी तरफ आइए? ग्राम एटॉमिक मास। इसको समझाता हूं आपको ढंग से। देखो जरा, मुझे मैंने आपसे बोला ये CO2 है। क्या है ये? CO2। जरा इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो आपने कहा सर मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है? टोटल जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल मास। तो टोटल मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा? एटम्स के मास को ऐड कर दीजिए, कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का मास है 12 AMU, ऑक्सीजन का मास है 16 AMU। तो टोटल मास कितना आ जाएगा? कार्बन का 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, इस ऑक्सीजन का भी 16 AMU। तो नेट मास 16 32 एंड 2 34 एंड 2 10 44। तो 44 AMU क्या आ गया? CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास, जो कि क्या है मेरा? मॉलिक्यूलर मास। तो ये 42 AMU क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अच्छा सर, ठीक है सर, जरा इसका मोलर मास बताइए। तो अगर 44 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो मोलर मास क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया है कि आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, वही इसका मोलर मास आ जाएगा। बोलिए भैया, तो ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे 42 ग्राम क्या आ जाएगा? 1 मोल का मास आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो 42 ग्राम क्या आ गया? 1 मोल का मास आ गया सर। ठीक है सर, तो ये वाला जो मास आप लिख रहे थे मॉलिक्यूलर मास, ये किस में लिख रहे थे? AMU में। जबकि आप जो मोलर मास है वो किस में लिख रहे हैं? मोलर मतलब क्या हो गया? 1 मोल का मास।
मोलर मास आप किस में लिख रहे हैं बच्चा? ग्राम में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? ग्राम में। इसका मतलब जब भी मैं एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास की चर्चा करता हूं तो वो मैं किस में लिखता हूं? एएमयू में। वहीं अगर मैं मोल की चर्चा करता हूं कि इस जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, उसके एक मोल का क्या मास होगा, तो मैं किस में लिखता हूं? ग्राम में लिखता हूं। किस में लिखता हूं? ग्राम में। इसका मतलब जब भी आप किसी भी एंटिटी के मोल का मास लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। और इसी को कुछ और नहीं, ग्राम मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम मोलर, या फिर आप सीधा कहिए मोलर मास कहा जाता है। तो मोलर मास किस में लिखा जाता है? ग्राम्स में। किस में लिखा जाता है? ग्राम्स में। अब ये जो 44 आपने लिखा 44 ग्राम, ये 44 ग्राम, सॉरी, ठीक है, ये 44 ग्राम किसका मास था? एक मोल CO2 का मास था। एक मोल CO2 का मास क्या था? 44 mu। और इसी को आपने क्या कहा बेटा? मोलर मास। क्या कहा? मोलर मास। अब ये वाला जो मोलर मास है, जो 44 ग्राम है, वो एक मोल CO2 का है। और CO2 खुद क्या है? मॉलिक्यूल है। CO2 खुद क्या है? मॉलिक्यूल है। इसका मतलब एक मोल CO2 की जगह मैं बोल दूं क्या? एक मोल CO2 मॉलिक्यूल का मास क्या है? 44 ग्राम। एक मोल CO2 मॉलिक्यूल का मास क्या है? 44 ग्राम। तो बेटा जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास लिखते हैं तो आप उसको ग्राम में लिखते हैं, और उसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही अगर मैंने यहां पे आपसे बोला होता कि ये एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो इसका मास आप क्या लिखते? 12 AMU। एक कार्बन एटम का मास क्या लिखते? 12 AMU लिखते। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक मोल कार्बन एटम का मास क्या है, तो आप कहते सर जो उस एक एटम का मास AMU में था वही आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके एक मोल का मास आ जाएगा। तो यहां पर जो आपने 12 ग्राम लिखा है वो 12 ग्राम क्या है? वो 12 ग्राम एक मोल कार्बन एटम का मास है। एक मोल कार्बन एटम का मास है। तो गौर से सुनिए, यहां पर एक मोल एटम का मास ग्राम में लिखा है। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब भी आप किसी भी चीज का मास मोल में लिखेंगे तो किस में लिखा जाएगा? ग्राम में। किस में लिखा जाएगा? ग्राम में। मतलब मोल में किसी चीज का मास ग्राम में आता है, और इसी को बोलते हैं ग्राम। ग्राम क्या? ग्राम मोलर मास। अब मोलर मास का क्या मतलब है? अगर वो एटम का मास, अगर एक मोल एटम का मास है तो क्या कहला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर एक मोल मॉलिक्यूल का मास ले रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों किस में लिखा जाएगा? ग्राम में। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एक मोल एटम का मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। तो शायद अब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम लोग मोलर मास को ग्राम में लिखते हैं। अगर वो मोलर मास एक मोल एटम का मास हुआ तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और अगर वो मोलर मास एक मॉलिक्यूल का मास हुआ तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो बेटा मेरे जो आप ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ये कुछ और है ही नहीं, मॉलिक्यूलर मास ही है। अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास की चर्चा कर रहे हैं मतलब आप मॉलिक्यूल के मोल की बात कर रहे हैं, और अगर आप ग्राम एटॉमिक मास की चर्चा कर रहे हैं तो आप उस एटम के मोल की बात कर रहे हैं। बस इतना सा अंतर है। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, मोलर मास ही है। या तो वो एटम का मोलर मास है या तो वो मॉलिक्यूल का मोलर मास है। अलग से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कहीं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिखा जाए तो उसका मतलब कुछ नहीं है, वो उस उतने अमाउंट के मोल के ही मास को कहते हैं। और क्योंकि हम उसको ग्राम में लिखते हैं इसलिए उसके आगे लिखा दिया जाता है ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास तो आपने पहले ही पढ़ा था, ग्राम लग गया तो मतलब उतने मोल का मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास तो आपने पहले ही पढ़ा था, उसके आगे ग्राम लगा दिया तो मतलब आपने उसके मोल का बात कर लिया। बस यही कहानी है। शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपको इसका समझ आ गया तो आप इस फीड को देखिए। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या बेटा? मास ऑफ वन मोल एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और जो आपका मोलर मास उस एटम का है ग्राम में, वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। ये तो बताया ही मैंने। तो अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ 5 कार्बन एटम इन ग्राम्स? 5 कार्बन एटम का मास ग्राम में क्या होगा? तो जरा मुझे बताइएगा। एक कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास क्या होता है? 12 AMU होता है। क्या होता है? 12 AMU। और ये किसका मास है? एक कार्बन एटम का मास है। हमसे पूछ क्या रहा है? 5 कार्बन एटम का क्या मास होगा, वो भी किसमें? ग्राम्स में।
वो भी किसमें पूछ रहा है, ग्राम्स में। तो एक कार्बन एटम का मास क्या हो गया, 12 AMU। अच्छा, एक मोल कार्बन एटम का मास क्या होगा, 12 ग्राम हो जाएगा क्या, गौर से देखिए दोनों में अंतर है। एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU, एक मोल कार्बन एटम का मास क्या है, 12 ग्राम। मुझे मास चाहिए किसमें, AMU में चाहिए कि ग्राम में चाहिए, ग्राम में। अगर मुझे बोलता 5 कार्बन एटम का मास बताइए AMU में, तो एक कार्बन एटम का मास 12 AMU था, तो 5 कार्बन एटम का मास 16 AMU हो जाता। लेकिन वो मुझसे पूछ क्या रहा है, 5 कार्बन एटम का मास बताइए किसमें, ग्राम में। मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहां से रिलेट करना पड़ेगा, यहां से काम चलने वाला नहीं है। तो जरा देखिए, एक मोल कार्बन एटम का मास क्या है, 12 ग्राम। तो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया बेटा, Na कार्बन एटम ना। तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं क्या, देखो अगले बोर्ड पर करते हैं ना, अगले पेज पर करते हैं, ठीक है। देखिए 1 मोल कार्बन एटम का क्या मास है, 12 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, Na एटम कार्बन का मास क्या है, 12 ग्राम। अरे वही तो है, मैंने आपको पहली क्लास से समझाते आ रहा हूं। मोल का मतलब Na एटम, Na मॉलिक्यूल, Na पार्टिकल्स, Na आयंस, Na कैटायन, Na एनायन, ऐसे ही होता है। तो यहां पर क्योंकि एटम है तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब Na एटम्स कार्बन का, ठीक है। कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, कितने ग्राम में चाहिए, सॉरी कहां गया क्वेश्चन, क्या था एक बार फिर से देखता हूं। व्हाट इज द मास ऑफ 5 कार्बन एटम्स इन ग्राम। तो 5 कार्बन एटम्स का मास वो किसमें पूछ रहा है, ग्राम्स में पूछ रहा है। तो जरा बताइए Na एटम का मास क्या आ गया, 12 ग्राम आ गया। तो एक एटम का मास क्या आ जाएगा, ग्राम में एक एटम का मास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। बोलो ना, अरे भाई Na एटम का मास 12 ग्राम, तो एक एटम का मास 12 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। तो 5 का मास क्या आ जाएगा, 5 कार्बन एटम का 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई Na, इसमें आ गया मास ग्राम। यही आंसर आ जाएगा क्या आपका, बोलो। तो 60 डिवाइडेड बाई Na ग्राम, यही आ गया। अब आप इसका Na का वैल्यू लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो वैल्यू लिख के करना हो तो 60 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम्स, ठीक है। बोलो सॉरी, अच्छा समझ आ गया क्या। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए भैया। चलिए बहुत धन्यवाद, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए बाबा। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये पेज हो गया। चलिए ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने बताई दिया आपको, कुछ खास बताना नहीं है। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास लिखते हैं ग्राम में, तो उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, N2 का जो मोलर मास है वही बता दीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, वो N2 का मोलर मास ही तो पूछ रहा है, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, उसका मोलर मास। अब जब आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ ले, ग्राम एटॉमिक मास पूछ ले, तो आप सीधा बताइए कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ और थोड़ी, मोलर मास ही है। अगर वो एटम है तो एटम का मोलर मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास। यहाँ पे N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल का मोलर मास बता दीजिए, बस कहानी खत्म। तो N2 क्या है, दो नाइट्रोजन से बना है, ठीक है क्या। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मास ग्राम में क्या आ जाएगा, 14 ग्राम, और इसका मास ग्राम में क्या आ जाएगा, 14 ग्राम। इसका मतलब 28 ग्राम क्या आ गया, N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछता केवल मॉलिक्यूलर मास बताइए, ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और खाली अगर मॉलिक्यूलर मास पूछता तब, मॉलिक्यूलर मास पूछता तब, मॉलिक्यूलर मास पूछता तो यही किस में आता बेटा, AMU में आता। तो आप क्या लिखते, 28 AMU। इस बात को गौर से ध्यान रखिएगा। तो आपसे मोलर मास पूछे, ग्राम एटॉमिक मास पूछे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछे, सब एक ही बात है, मोल, एक मोल का मास या फिर मोलर मास ही बताना है आपको, और वो किसमें रहता है, ग्राम में। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े क्या, और मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास AMU में। आगे बढ़े, चलिए इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको ले, ठीक।
देखिए, तो मैंने वाइफाइगेट भी कर दिया लास्ट में। मोलर मास को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक मोलर मास एटम का और एक मोलर मास किसका, मॉलिक्यूल का। जो मोलर मास एटम का है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और जो मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चल रहा है वीडियो, ठीक ठाक चल रहा है। अब आइए अगली चर्चा करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। समझाता हूं आपको ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है। देखिए, एक सवाल आपसे पूछता हूं, जब आप पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का मास देखते हैं तो क्या होता है, क्या लिखा रहता है? क्लोरीन का मास क्या लिखा मिलता है पीरियोडिक टेबल में? अगर आप गौर से देखेंगे तो क्लोरीन ऐसे लिखा रहता है, देखा है क्या? सर अभी तक तो आप ये समझाते आए थे कि सर यहाँ पे कोई भी एटम होगा, उसके यहाँ पर कुछ लिखा होगा जैसे 10, उसके यहाँ पे कुछ लिखा होगा जैसे 5। तो सर हम क्या किया करते थे, इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट मान लिया करते थे, ये हमारा एटॉमिक नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बताता था। तो सर आप ये बताइए अब क्या करेंगे? सर ये तो डेसिमल में आ गया, हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट कैसे बताएंगे? सर डेसिमल का तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है डेसिमल, इसको समझाइए। तो इसी चीज को समझाने के लिए एक नया टॉपिक आपके पास आया जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। समझिएगा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा। जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, उसमें कुछ एलिमेंट्स के अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन तो एक हो गया खुद, एक हो गया ड्यूटेरियम और एक हो गया ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम क्या है, बोलो? ये ड्यूटेरियम है। और ट्रिटियम क्या है? ये है ट्रिटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? तो इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जिसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। नाम से तुमको समझा देता हूं, आज के बाद आइसोटोप भूलोगे नहीं। आइसोटोप, यही आइसोटोप की स्पेलिंग, ध्यान से समझो। ये क्या लिखा है? टोप। टोप का मतलब टोपी। तो जिसका टोपी अलग हो उसको आइसोटोप बोलते हैं। टोपी कहां होता है? ऊपर। ऊपर क्या लिखा जाता है? मास नंबर। तो देखो आइसोटोप का मतलब जिसका टोपी डिफरेंट हो। टोपी कहां पे होती है? ऊपर। ऊपर क्या लिखा जाता है? मास नंबर। तो जिसका मास नंबर अलग अलग होगा उसी को क्या बोलेंगे आज के बाद? आइसोटोप। क्या बोलेंगे आज के बाद? आइसोटोप। तो ये आइसोटोप से डिफरेंट, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ऐसे ही कार्बन का भी आइसोटोप्स होता है, वैसे ही क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के कौन से आइसोटोप्स हैं बेटा? ये 37, 35। वैसे क्लोरीन का एक आइसोटोप और है 37, 17, 37। तो 35 क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब इसको देख के तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हैं ना। जरा बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17 सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काउंट ये बताता है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 35 में से 17 घटाइए 18 है सर। यहां बताइए इस वाले में इलेक्ट्रॉन बताइए 17 है सर। प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए भैया, तो वो भी 17 है सर। न्यूट्रॉन बताइए, 37 में से 17 घटाएंगे 20 है सर। तो ये दो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां पर लिखे हुए हैं आपको। अब बात यह है कि ये पाए कैसे जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, एक ही एटम के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनकी अबंडेंस अलग अलग होती है। अबंडेंस का मतलब क्या है? हो सकता है कोई वाला फॉर्म 90% पाया जाए, कोई 10% पाया जाए। हो सकता है कोई फॉर्म 99% पाया जाए, कोई 1% पाया जाए। हो सकता है कोई फॉर्म 75% पाया जाए, कोई 25% पाया जाए। हो सकता है दोनों फॉर्म 50-50% पाया जाए। तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस। तो आइसोटोप का हमारे नेचर में अबंडेंस अलग अलग होता है। कोई आइसोटोप ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कोई आइसोटोप कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो क्लोरीन की कहानी है उसमें ये वाला जो है क्लोरीन 35, ये 75% के आसपास पाया जाता है, और जो क्लोरीन 37 है बेटा, ये लगभग 25% के आसपास नेचर में पाया जाता है। ये इसका अबंडेंस है, इतना मात्रा में ये क्या कहा जाता है? पाया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि आप जब क्लोरीन का मास लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 17 सेम है, जब आप मास लिखेंगे तो आप 17 लिखेंगे, सॉरी 37 लिखेंगे कि 35 लिखेंगे? कंफ्यूजन आ गया कि सर 37 लिखा जाए कि 35 लिखा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा करते हैं, एवरेज कर देते हैं, 37 जोड़िए 35 जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 आइसोटोप्स है तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 5 12 12 का तो हाथ लगाए, 7 5 12 2 कैरी 1
336617, इसको 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा सर? 35 और 37 के बीच में 36। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधा ऐसे लिख देते, क्लोरीन 17 36 ऐसे लिख दिया जाए तो यही सही हो जाएगा सर। एवरेज कर दीजिए, क्योंकि 2 आइसोटोप्स हैं, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, वही लिख दीजिए। लेकिन क्या आपने कभी क्लोरीन का ऐसा लिखता आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसा पाया आपने? क्लोरीन 1736 ऐसा कहीं भी लिखा देखा आपके पीरियोडिक टेबल में? नहीं देखा। इसका मतलब ये है साहब कि इस टेक्निक से तो एवरेज पक्का नहीं निकाला गया होगा। हाँ, 17 और 35 के बीच में जरूर है। मैंने आपसे क्या बताया था, पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखा होता है क्लोरीन 37 35.5। इसका मतलब देखिए वो 35 से लेके 37 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं एवरेज तो लिखा गया है, एवरेज तो लिखा गया है, लेकिन दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग देके तो एवरेज नहीं लिखा गया, किसी और टेक्निक से एवरेज लिखा गया। अब आप जरा सोचिए, अगर दोनों आइसोटोप अलग अलग मात्रा में पाए जा रहे हैं तो पक्का, अगर आप दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि दोनों 50-50% पाए जा रहे थे। लेकिन क्या ऐसा था क्या? नहीं, दोनों का अबंडेंस अलग अलग है। अबंडेंस अलग अलग है तो एवरेज किसके ज्यादा पास आना चाहिए? एवरेज उसके ज्यादा पास आना चाहिए जो जिसकी अबंडेंस ज्यादा है। तो यहां पर देखिए एवरेज क्या आ रहा है, 35.5। 35.5 किसके पास है? 35 के कि 37 के? 35 के। इसका मतलब कहीं ना कहीं 35 वाला ज्यादा पाया जा रहा था, और वो आप देख भी रहे हैं कि 35 वाला 75% पाया जा रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं एवरेज उसके पास आ रहा है। तो एक नई टेक्निक होगी एवरेज निकालने की, उसी तरीके से हमने एवरेज निकाला होगा। अब ये एवरेज निकला कैसे है, इस पेज में से अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख लो, फिर हम बताते हैं कि ये 35.5 कहां से आया। ठीक है, देखिए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने। साइंटिस्ट लोगों ने कहा अगर अबंडेंस अलग अलग है तो एवरेज भी अलग अलग आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, तो एवरेज अलग आना चाहिए, है ना। देखो उन्होंने कहा सर कि अगर एक क्लोरीन है जो कि 35 है और एक क्लोरीन है जो कि 37 है, अगर ये 75% है और अगर ये 25% है, तो इनका एवरेज कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, तो जो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका हो गया, एवरेज एटॉमिक मास नंबर, वो कैसे निकाला गया। उन्होंने कहा कि जिसका अबंडेंस जितना है उतना लिखिए, उसके बाद उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 75 को किससे मल्टीप्लाई किया गया? 35 से, क्योंकि 75% कौन था? क्लोरीन 35। और ऐड कर दीजिए 25% कौन था? परसेंटेज लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इरेज कर देता हूं यहां से परसेंटेज का सिंबल। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस, सॉरी ठीक है, प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 37। 25% कौन है? 25% है क्लोरीन 37। और इसको टोटल डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके परसेंटेज के टर्म्स में इसका एवरेज निकाल रहे हैं। अगर हम परसेंटेज के बजाय इसके 10 पार्ट में से निकालते तो हम यहां पे क्या लिख देते? 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मतलब हम टोटल 10 में से एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो हम 10 से डिवाइड कर देते। अगर हम 1 में से एवरेज निकालते तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइडेड बाई 1 कर देते। इसका मतलब देखो 0.75 प्लस 0.25 क्या जाता है? 1। तो 1 में से एवरेज निकाल। तो एवरेज निकालने के अलग अलग तरीके हैं, तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। जरा गौर से देखिए हमने क्या किया, परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? हाँ, परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया मास नंबर से, प्लस दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस उसके मास नंबर से। तो पहले आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस उसके मास नंबर से, प्लस दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस उसके मास नंबर से, और डिवाइड किससे कर दिया? 100 से। तो क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास नंबर। और ये जो एवरेज निकल के आता है बेटा, वो लगभग 35.4 के आसपास आता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 35.5 लिख देते हैं इसे। और आप गौर से देखिए 35.5 किसके पास आ रहा है? जिसका एबंडेंस ज्यादा था, 75% वाले का एबंडेंस ज्यादा था, तो उसके पास एवरेज भी आ रहा है। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन 17 और 35.5 लिखा होता है। बोली बात समझ में आ गई क्या? क्या एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे? कैसे निकलेगा? आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इस मास ऑफ आइसोटोप, प्लस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास डिवाइडेड बाय 100। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसी को हमने यहां पर लिख रखा है आपके सामने। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल रहे हैं बेटा? एवरेज एटॉमिक मास जो निकल रहा है वो किसी भी आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया गया उस आइसोटोप के मास से, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसके मास से। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और डिवाइड कर दिया गया है किससे? 100 से। तो आपको उस एक
एटम का परसेंटेज अबंडेंस निकलकर, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास निकलकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का एग्जांपल मैंने आपको देकर समझा दिया, तो एवरेज एटॉमिक मास मैंने निकाल के दिखा दिया। कैसे निकाला है ये आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है क्लोरीन 35 का एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। अब जैसे मान लो 3 आइसोटोप है किसी के, तो यहां पर उसका परसेंटेज अबंडेंस निकाल के उसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर टोटल को डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो 3 है 4 है जैसे है वैसे वैसे आप कर दीजिए। फिलहाल क्लोरीन में 2 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही रखा है। जैसे हाइड्रोजन के केस में 3 है ना, तो उसके 3 से कर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। अब कितने मासेस मैंने आपको पढ़ा दिए, मैंने आपको पढ़ा दिया एटॉमिक मास यूनिट बताई, एटॉमिक मास बताया, मॉलिक्यूलर मास बताया, मोलर मास बताया, ग्राम एटॉमिक मास बताया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया, एवरेज एटॉमिक मास बताया। मैं इन सब को यहां पर कंक्लूड कर देता हूं कि आखिर इन सब को ये क्या क्या होते हैं, फटाक से देख लीजिएगा 2 मिनट के अंदर। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एक पार्टिकल का क्या मतलब है? या तो एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यही क्या कहलाता है? एक एएमयू कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एएमयू कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट, जिसके रेस्पेक्ट में हम आगे यूनिट्स को लिखेंगे। तो मतलब एक एएमयू क्या है? एक एएमयू एक पार्टिकल यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास, जो कि किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो हम लोग जब भी एक एएमयू लिखेंगे तो एक पार्टिकल का मास का बात करेंगे। अब जैसे मान लो किसी एटम में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 16 लोग हैं। 16 लोग हैं मतलब कितने पार्टिकल हैं? 16। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 एएमयू। तो बस हमको यह पता करना है कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हैं, तो हम लोग उतने टोटल पार्टिकल मान लेंगे और अगर उसका मास निकालना है तो उतना एएमयू लगा देंगे। तो बोलिए क्या आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब आइए एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यूनिट समझ आया क्या है? एटॉमिक मास देखो क्या है। एटॉमिक मास क्या है? एटम का मास। जैसे कार्बन की बात करिए तो कार्बन ये 12 और 6 लिखा है, तो यहां पर आप कार्बन का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि उसके टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट लगाकर एएमयू लिख दीजिए। टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो यही बताता है ना, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट को बताता है, तो आपको ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ पे खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन लिखा है, तो आप इसका मास कैसे लिख देंगे? 12 एएमयू। बोलो भैया, अभी तो ऊपर समझाया कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही आपके टोटल पार्टिकल है और उसका मास किस में जोड़ के लिखा जाएगा? एएमयू में। तो यहाँ पर एटॉमिक मास भी आपको समझ में आ गया। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? उस मॉलिक्यूल का मास। जैसे CO2 लिखा है आपके सामने, CO2 का मतलब क्या है? एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। अगर एक कार्बन का मास 12 है, 2 ऑक्सीजन का मास 16 है, तो एडिशन कर दीजिए तीनों का मास। अब एटम है तो एटम का मास, इसका मास कैसे पता चलेगा? टोटल पार्टिकल 12 है, यहाँ पे टोटल पार्टिकल 16, यहाँ पे टोटल पार्टिकल 16, तो 12 पार्टिकल मतलब 12 एएमयू। 16 पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 16, तो 16 एएमयू, और यहां पर भी 16 एएमयू। तो कितना आ जाएगा? 16 16 32 10 42 44, तो कितना आ गया? 44 एएमयू आ गया। तो आप यहां से इसको निकाल सकते हैं। ये क्या आ गया? आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास किस में लिखे जाते हैं? एएमयू में लिखे जाते हैं। अगली बात आइए मोलर मास। मोलर मास क्या है? मोलर मास बेटा आपके एक मोल का मास है। किसका मास है? एक मोल। और एक मोल क्या होता है? एक मोल का मतलब है जब आपने, जैसे आप एक एटम का मास किस में लिखते हैं? एएमयू में। तो वैसे ही आप एक मोल का मास लिखेंगे। एक मोल का मास किस में लिख देंगे? ग्राम में। जैसे एक मोल का मतलब क्या है? पहले एक मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इतने एटम्स का मास ये जो आता है इसको बोलते हैं एन एटम्स। क्या बोलते हैं? एन एटम। और इतने एटम्स का मास डायरेक्ट आपको एक एटम का मास जो आप एएमयू में लिखते थे वैसे ही एन एटम्स का मास आपको उतने ही ग्राम में आ जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलूं बेटा कि कार्बन के एक एटम का जो मास होता है, कार्बन के एक एटम का मास है 12 एएमयू। ये क्या है? कार्बन के एक एटम का मास है। किसका मास है? कार्बन के एक एटम का मास है। अगर वही मैं लिख देता हूं कार्बन 12, इसका अगर मैंने 12 ग्राम लिख दिया तो एएमयू को मैंने किस में लिख दिया है? ग्राम में। तो ये क्या आ जाएगा? एक मोल कार्बन एटम का मास। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब क्योंकि ये मोलर मास एटम का है तो इसको क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये मोलर मास किस में लिखा है? ग्राम में। और ग्राम में है किसका? एटम का। तो हम लोग इसको बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहां पे देखो अगला टर्म आ गया। तो मोलर मास समझ गए? मोलर मास क्या है? एन एटम्स या एन मॉलिक्यूल्स का मास। वो किस में लिखा जाता है? ग्राम्स में। कितने ग्राम्स में? जितना एएमयू में एक एटम का था उतना ही आप एक ग्राम में, उतना ही आप ग्राम में लिख दीजिए। एक मोल का आ गया। जितना ही
एमयू किसी मॉलिक्यूल का मास था, उतना ही आप ग्राम में लिख दीजिए, वो एक मोल का मास आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, आप अगर एटम का मास लिखते हैं ग्राम में तो उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे CO2 का मास आपने क्या लिखा, 44 ग्राम, सॉरी ये तो वो है ना मॉलिक्यूल है, तो जैसे कार्बन का मास आपने क्या लिखा, 12 ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, एटम और मॉलिक्यूल का मोलर मास ही है, जिसको आप किस में लिखते हैं, ग्राम में। तो ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, जैसे CO2 है तो किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास, ठीक है, और वो किसमें लिखा जाता है, ग्राम्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल मोलर मास ग्राम में लिखा जाता है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 44 ग्राम्स लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास किसमें लिखा गया है, ग्राम्स में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो कुछ मोलर मास ही ग्राम एटॉमिक मास है अगर वो एटम के लिए लिखा जा रहा है, और मोलर मास ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है अगर वो मॉलिक्यूल के लिए लिखा जा रहा है। तो ये हो गया। अब एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, अगले पेज पे देखिए, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस अलग अलग होता है, तो किसी भी जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज एबंडेंस लिख दीजिए, और परसेंटेज एबंडेंस के साथ उसका जो मास नंबर है वो लिख दीजिए। जैसे क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 37 है, क्लोरीन यहाँ पर 35 है, और इसका एबंडेंस 25%, सॉरी इसका एबंडेंस 25% है, इसका एबंडेंस 37% है। तो आप क्लोरीन 37 आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप करेंगे परसेंटेज एबंडेंस, तो 25% वाला कितना प्रेजेंट है, जो क्लोरीन 37 है वो कितना प्रेजेंट है, 25%। तो परसेंटेज एबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मास से, प्लस दूसरे वाले का परसेंटेज एबंडेंस कितना है, ये 25% था तो ये 75% होगा, तो 75 गुणे बाय उसके मास से 35 और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो परसेंटेज एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन आइसोटोप, परसेंटेज एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ग्राम एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो शायद आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी, ये पूरी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है। बोलो कहानी समझ आ गई क्या, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीलियम एटम प्रेजेंट इन 52 AMU ऑफ हीलियम। तो आपसे पूछा है कि 52 AMU हीलियम में कितने हीलियम के एटम पाए जा रहे हैं। अब जरा मुझे बताना हीलियम क्या होता है, ये देखो हीलियम लिखा हुआ है, हीलियम 2He4 है, ये हीलियम है, इसका मास नंबर क्या है, तो हीलियम का जो मास नंबर है वो 4 है। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब यह है कि हीलियम को अगर मैं 4 AMU लिख रहा हूं, इसका मतलब हीलियम का 4 AMU मतलब एक एटम हीलियम का मास है, ये एक एटम हीलियम। अब हमसे कह क्या रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीलियम एटम प्रेजेंट इन 52 AMU कितने AMU, 52 AMU में। तो 4 AMU में कितने एटम है, एक, तो एक AMU में कितने एटम आ जाएंगे, 1/4 एटम्स। तो 52 AMU में कितने आ जाएंगे, अरे ये तो यूनिटरी मेथड है, 4 AMU में एक एटम, एक AMU में 1/4 एटम, तो 52 AMU में पूछ रहा है तो 1/4 गुणे 52 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लगभग 13। हाँ ठीक है, तो 13 एटम्स आ जाएंगे कितने, हीलियम के, कितने में बेटा, 52 AMU में। तो 52 AMU में कितने एटम्स आ गए, 52 AMU में 13 एटम्स ऑफ हीलियम आ गए। बोलो बात समझ में आई क्या, कर लोगे क्या, यूनिटरी मेथड था, आसान था क्वेश्चन, नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स का जरा कैलकुलेशन को समझते हैं कि आखिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, CO2 ले लेते हैं बेटा। तो CO2 का जरा एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, कितना था, 44 AMU। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का मास ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास दे रहे हैं तो कितना जाएगा, 44 AMU। और ये 44 AMU है क्या, 1 मॉलिक्यूल CO2 का मास है, एक मॉलिक्यूल CO2 का मास है 44 AMU। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा अगर मैं आपसे कह देता इसको लिख दो 44 ग्राम, तो 44 ग्राम क्या है, एक मोल CO2 का मास हो जाता है, एक मोल CO2 का मास हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है, एक मोल CO2 का मतलब क्या है, 6.02 × 10⁻⁴
23 CO2 मॉलिक्यूल्स का मास है ये। नहीं आया समझ? आगे समझ कि नहीं समझ में आया? ठीक है, या तो आप सीधा लिख दीजिए Na मॉलिक्यूल्स CO2 का मास है। तो लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर आप 44 ग्राम CO2 लिख रहे हैं, उसका मतलब है 1 मोल CO2 का मास, या तो कितने पार्टिकल CO2 का मास, या तो Na मॉलिक्यूल्स CO2 का मास। बोलो बात समझ में आया? तो ये लिखने का तरीका है। अब आपसे कोई पूछ ले कि जरा बताओ 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे, ये क्वेश्चन है कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे। अब आप क्या करेंगे, अब जरा मुझे बताइएगा, आपको एक चीज दी हुई है इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? 88 ग्राम दिया हुआ है। 88 ग्राम दिया हुआ है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया कि भाई जो मास मुझे क्वेश्चन में दिया होगा उसको मैं बोल दूंगा कि ये गिवन मास है। क्या लिखा जाएगा? गिवन मास। अच्छा, जो भी आपको मॉलिक्यूल या एटम दिया जाएगा, एक मिनट ग्लिच है, ठीक है। देखिए, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे। अब मैंने देखा कि 88 ग्राम एक मास अमाउंट है जो मुझे दिया हुआ है, तो क्योंकि वो मास दिया हुआ है तो मैंने उसको क्या बोल दिया? गिवन मास। ठीक है। अच्छा, जो भी मॉलिक्यूल मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो भी एटम मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसका मुझे अपने आप से एटॉमिक मास या मोलर मास निकालने तो पता ही होगा। कैसे मोलर मास निकलेगा? तीनों का मास ऐड करके ग्राम में लिख दीजिए। तो इसका ये मॉलिक्यूल है तो इसका मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, या फिर मोलर मास लिख दीजिए ग्राम में। तो CO2 का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा? बोलो, एक कार्बन और 2 44, इसमें ग्राम, क्योंकि मोलर मास निकाल रहे हैं तो ग्राम में आएगा। तो देखो मेरे पास 2 एंटिटीज मिल गई। एक मिनट, सॉरी थोड़ा ग्लिच है। सॉरी थोड़ा सा ग्लिच था, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी है। हमारा ये जो डैश कैम है इसका थोड़ा कैमरा कहीं ना कहीं से तो हिल रहा है, बट इसके लिए हमें इस सेटअप को दिल्ली ले जाना पड़ेगा, और बनवाने प्रयागराज से दिल्ली जाएगा तो क्लासेस वगैरह रुक जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसे इश्यूज भी आपको डिस्टर्ब कर देते होंगे अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, बट थोड़ा सा सपोर्ट करिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम सेटअप हटा ले जाएंगे तो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए 1-2 सेकंड का जो डिस्टर्बेंस होता है, हम आशा करेंगे कि आप उसमें हमको थोड़ा सा सस्टेन करिए। हाँ, जैसे हमें फ्री टाइम मिलेगा हम इसको इन चीजों को डिस्क्लोज करवा देंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे, है ना। तो हमने क्या कहा कि हमको इतना अमाउंट, इतना मास दिया हुआ है, तो हमने कहा दिया कि हमको एक जब भी मोल निकालने को दिया जाएगा तो हमको कुछ ना कुछ मास दिया होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया? गिवन मास। अब जो भी मॉलिक्यूल या एटम दिया है उसका मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं, मास को ऐड करके मोल्स में लिख दीजिए। जैसे CO2 का मोलर मास क्या आ गया? 44 ग्राम। तो हमको 2 मोल निकालने के लिए 2 चीजें हमें मिल गई है क्वेश्चन से ही। एक तो मास जो दिया है जिसको गिवन मास बोल दिए, और एक उसका मोलर मास। 2 चीजें मिल गई। अब जरा मुझे बताइएगा, यहां पर देखिएगा गौर से, 44 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल्स। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना? 44, अरे भाई CO2 44 ग्राम में तो 1 मोल होगा ही होगा, है ना। तो एक ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे? 1 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे? बोलो। 1/44 ग्राम, सॉरी 1/44 मोल्स। 1 ग्राम CO2 में कितने मोल्स आ गए? 1/44 मोल, है ना। तो हमको चाहिए कितना था? 88 ग्राम्स में चाहिए था। तो 88 ग्राम्स में 88 ग्राम CO2 के लिए हमने क्या किया? 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 88, तो हमको टोटल मोल्स आ जाएंगे क्या? और जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको इससे काट दीजिए, 44 को 88 से क्या आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएंगे क्या? 2 मोल्स आ गए। तो देखिए मेरी कैलकुलेशन में आया क्या? 88 ऊपर आया है और 44 नीचे आया है। देखिएगा गौर से, मैंने क्या लिखा? जब मुझे निकालना था नंबर ऑफ, जो 2 मोल्स आया वो कैसे आया? 2 मोल्स आया कैसे? 88 ऊपर था और 44 नीचे था, यही तो था। ये 88 क्या था? 88 जो मास हमको क्वेश्चन में दिया था, जिसको हमने क्या बोला था? गिवन मास। क्या बोला था? गिवन मास। और ये 44 क्या है? 44 बेटा मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी मोलर मास है। क्या था? मोलर मास है। क्या था बेटा? मोलर मास। तो हमने जब गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो हमारे 2 मोल्स आ गए। 2 मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्या 2 मोल्स क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसका मतलब हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल कर आया। क्या फॉर्मूला आया? कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स का
नंबर ऑफ मोल्स जानना है कि कितने मोल्स का नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे, गिवन जो भी मास हमको दिया जाए उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगर एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर मास एटम का रख देंगे, अगर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर मास किसका रख देंगे, मॉलिक्यूल का। तो आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो एक गिवन मास है इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोलर मास है उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट या फिर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया है, ये देखिएगा, इस CH4 से भी हम लोग ये चीज निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन करते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दी है CO2 को लेकर, ये समझने का नहीं जरूरत है, इस क्वेश्चन को करते हैं। 44 ग्राम ऑफ CH4 हैज हाउ मच मोल। तो हमसे पूछा है 44 ग्राम CH4 के पास कितने मोल होंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जरा यहां से बताइए, 44 ग्राम CH4 दिया है, आगे हमसे पूछ रहा है 44 था नहीं 48 था, 48 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है, क्वेश्चन में जो मास दिया है वो क्या है, गिवन मास है। क्या है, गिवन मास है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से। अच्छा CO2 सॉरी CO2 मैंने लिख दिया, यहाँ पे CH4 होगा ना, क्वेश्चन में CH4 होगा। 44 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मोल्स हैं, तो गिवन मास हमने W में ले लिया, कितना है 48। अच्छा हमको क्या एक और चीज दिख रही है, हमको ये CH4 दिख रहा है, क्या हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। CH4 का जो मोलर मास है वो क्या आ जाएगा, CH4 का मोलर मास कितना निकल के आ जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12 और 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, तो कितना आ गया टोटल 16। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया और ये हमारा गिवन वेट आ गया। तो जो हमारा मोल था वो क्या था, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 48 और हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है 16। ये देखो अभी तो निकाले, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 3। तो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया होगा, हालांकि याद नहीं करेंगे तो भी आप आराम से निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, लेकिन अगर आपको याद हो गया हो तो बेहतर है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। चलो यहां तक की कहानी क्लियर होगी, आगे बढ़े। तो कहां से गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आया, वो यूनिटरी मेथड से आया है। चलिए तो यहां पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल इन 3 मोल्स X2। एक हमको मॉलिक्यूल दिया है X2 मॉलिक्यूल, उसके 3 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे या फिर 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताना है। अब जरा गौर से देखो, एक मोल में अगर इसका X2 का 1 मोल होगा, 1 मोल X2 में कितने होंगे मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल्स आएंगे। अरे भाई 1 मोल मतलब n मॉलिक्यूल्स, ये तो आपको बताया गया है। 1 मोल X 1 मोल डैश बराबर n डैश, तो 1 मोल X2 बराबर n मॉलिक्यूल X2। बात समझ में आ गया, ठीक है। अन्य मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल X2 में कितने मॉलिक्यूल्स है, X n मॉलिक्यूल्स है। तो 3 मोल में कितने होंगे, तो जरा बताना। तो 3 मोल X2 में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 3 मोल X2 में 3 इंटू n मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 3 का गुणा कर दें क्या, 3 इंटू n मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इतने तो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, बोलो 3 इंटू n मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो आपने क्या क्या, जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स था 3, क्या था नंबर ऑफ मोल्स था 3 मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, n से। तो आपका टोटल क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एटम तक जाना था तो 2 एटम था, तो 2 कितने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एटम कितने थे 2। तो एटम तक जाने के लिए क्या कर देते, उस 2 का गुणा कर देते। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकालना है तो जो भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स का काउंट है उससे गुणा कर दीजिए। तो अगर ये क्या आ गया मेरा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na इंटू एटॉमिसिटी कर देना था। क्या कर देना था, एटॉमिसिटी। ये क्या निकल के आ जाता मेरा बच्चा, ये निकल के आ जाता आपका नंबर ऑफ एटम्स। तो जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल
या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल के बजाय यहां पर मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकल के आएगा? जो भी आपका नंबर ऑफ मोल है उसको Na से मल्टीप्लाई करके। अरे देखो नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Na से, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ गया। नंबर ऑफ एटम कैसे निकला? जो भी आपका नंबर ऑफ मोल था N into Na, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द पार्टिकल। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वही एटॉमिसिटी कहलाती है। आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, समझ आया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका समझ में आ गया। जो भी मोल है उसको Na से गुणा कर दीजिए तो आपका मॉलिक्यूल का नंबर आ जाता है। अगर आपको एटम चाहिए तो जो भी मॉलिक्यूल का काउंट आया है टोटल, उसको आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एटम्स निकल आते हैं। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आपसे पूछ रहा है कि बताइए 42 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स होंगे, क्वेश्चन है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकलवाना चाह रहा है। एक आपको क्या दिया हुआ है? बोलो भैया, ये क्या है? मास दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे? गिवन मास। गिवन मास को कैसे लिखते हैं बोलो? W से। और हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और यहां पे दिया क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक है, क्या है? एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, ये एटम है ना, नाइट्रोजन एटम है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का सॉरी मॉलिक्यूलर मास का, नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो क्या आ जाएगा? इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो 14 आएगा। क्या इसका मोलर मास क्या आ जाएगा? 14 ग्राम। तो दो चीजें मुझे मिल गई। जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकलवाएगा तो मास आपको दे देगा और मोलर मास हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या दो चीजें आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाइए, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो क्या आ जाएगा? वेट कितना है? देखो 42 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकाल लिया 14। तो आप अब गुणा कर दीजिए तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। बोलो समझ आ गया क्या? देखो इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं। तो नंबर ऑफ जो मोल्स है वो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है। तो अब इन तीन चीजें हैं आपके पास। अब इन तीन चीजों में से वो दो चीजें आपको दे देगा। हो सकता है ये और ये दे दे, ये पूछ ले, है ना? हो सकता है ये और ये दे दे, ये पूछ ले। और क्या हो सकता है? हो सकता है ये और ये दे दे, ये पूछ ले। तो आपको तीनों में से कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। नंबर ऑफ मोल्स और वेट देके आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा, ये और ये देके ये पूछ लेगा, है ना? अब जैसे उसने कह दिया कि कोई एक्स एटम है जिसके एक्स एटम है 3 मोल्स। उसने कहा इसका मेरे पास 3 मोल्स है, ठीक है? हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग या तो हैविंग हाँ चलो ठीक है, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास, हैविंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट लिखूंगा तो एमयू में आ जाएगा, तो ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन बने। हैविंग ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, ऐसे दे दिया आपको। और आपसे पूछा कि फाइंड थोड़ा सा क्वेश्चन गलत बन गया मेरे से, इसको हमें वेट में देना चाहिए था। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राम एटॉमिक वेट, यही इसलिए मैं कह रहा था कि गलत। एक मिनट मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ क्वेश्चन, मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए। एक एक्स एटम है, एक्स एटम का 3 मोल दे रखा है और आपसे बोला कि उसका 16 ग्राम मास है, मतलब 16 ग्राम अमाउंट है जिसका मोल 3 है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है? इसको रेक्टिफाई करिए। तो मैंने क्या बोला आपसे कि 3 मोल एक्स एटम का 3 मोल है और उसका 16 ग्राम टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो आप निकाल सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपको मोल का काउंट दिया है 3 और आपको जो ये 16 ग्राम क्या है वेट दिया हुआ है, तो ये क्या है? गिवन मास। गिवन मास को कहां रखेंगे? ऊपर। और आप इससे क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो 16 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये तो एक रैंडम क्वेश्चन मैंने बनाया। अगर यहां पर मैंने
3 की जगह 4 दिया होता तो ये कट जाता। हालांकि क्योंकि एक रैंडम क्वेश्चन है, इससे आपको ये आइडिया लग रहा है कि 2 चीजें देकर तीसरी चीज पूछी जा सकती है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट उसने अगर निकलवाया है तो आपको कई बार ऐसा एटम आपको मिल जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सच में हो, तो आपसे वो पूछ सकता है कि बताओ एटम ये कौन सा होगा, तो उस मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आप उस एटम को बताएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मान लो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 16, तो 16 किसका मॉलिक्यूलर वेट होता है? वैसे 4 एटम्स रख देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ तो ये एक्स एटम कौन सा होगा, उस हिसाब से भी आपके क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। चलिए आइए, ये अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको अटेम्प्ट करिए। 62 ग्राम ऑक्सीजन है, आपसे पूछा है कितने मोल्स ऑक्सीजन है, कितना मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है और टोटल एटम्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नेट चार्ज पूछा। चलिए आइए एक करते हैं। 62 ग्राम ऑक्सीजन है, मोल्स कितने होंगे? देखो बेटा इधर, तो 62 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे? ये गिवन मास है तो मोल्स कितने आ जाएंगे बोलो? गिवन मास 62 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 62 की जगह इसको 64 करिए, करेक्ट करिए, नहीं तो ये फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा, हमको बहुत झेलना पड़ेगा। इसको 64 कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो गिवन मास कितना है? 64, और ऑक्सीजन का मोलर, देखो मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या आ जाएगा? 16 32 ग्राम्स ना, ये भी किस में आ जाएगा? ग्राम्स में, ये भी किस में आ जाएगा? ग्राम्स। तो ग्राम ग्राम से कट गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2, 2 मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल गए हैं सर, 2 मोल्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला जा सकता है, ये कैलकुलेशन मोल्स का लिख लो पहले का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आता था। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बोलिए? 2, इसको एन से गुणा कर दीजिए तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो समझ आ गया क्या? नोट डाउन करो, ये मॉलिक्यूल्स है, मोल्स मत लिख लेना, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तीसरा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? जितने मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, अभी तो बताया मैंने। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, कितने एटम्स हैं O2 में? 2 एटम हैं तो 2 का गुणा कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 4Na। 4Na एटम्स आ गए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़े, ठीक है। जरा इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताइए। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो दो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16। वैसे यही वाला तो काउंट आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताता है, ठीक है। प्रोटॉन बताइए कितना हो जाएगा O2 में? एक में 8 होते हैं तो 2 में 16 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बताइए, 8, 16 में से 8 घटाइए 8 आ जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन में कितने आ जाएंगे? न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे 16। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0 कूलम। देखो हो गया क्या? तो हमने सब निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नेट चार्ज निकाल दिए। कहानी समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ो। तो जरा देखो, ये एक टेक्निक है, आप इजिली इससे कर सकते हैं। अगर आपको मास दिया हुआ है तो आप मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल तक पहुंच जाएंगे। मोल दिया है, अगर आपको मॉलिक्यूल में जाना है Na का गुणा कर दीजिए। मॉलिक्यूल दिया है, एटम पर जाना है तो एटॉमिसिटी का गुणा कर दीजिए। तो ये आपको एक थीम चार्ट है जो अगर आपको पता होगा तो आप इजिली काम कर सकते हैं। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या करेंगे? जैसे मान लो मोल से मास पर जाना है, मान लो मोल दिया हुआ है और आपको मास निकालना है, तो क्या करेंगे? तो इधर मास से मोल आते वक्त डिवाइड किए थे तो इधर जाते वक्त मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का। बोलो बात समझ में आ गया? वैसे ही मोल से अगर मॉलिक्यूल जाना है, अरे भाई मेरे पास मोल था, मॉलिक्यूल निकालना था, मैंने Na का गुणा कर दिया जितना नंबर ऑफ मोल्स था। वैसे ही अगर मॉलिक्यूल से मोल निकालना है तो क्या कर देंगे? इधर आते वक्त मल्टीप्लाई कर दिए थे तो इधर आते वक्त डिवाइड कर देंगे, कितने का? Na का। वैसे ही अगर मुझे एटम से मॉलिक्यूल पर जाना है तो एटम से मॉलिक्यूल पर जाते हुए मैं यहां पर मल्टीप्लाई किया था, मॉलिक्यूल से एटम जाते हुए मल्टीप्लाई किया था, तो एटम से मॉलिक्यूल जाते हुए डिवाइड कर दूंगा, किसका? एटॉमिसिटी का। ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया क्या? देखो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया क्या? हो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे हम इस सेशन को एंड करेंगे। होमवर्क दे दूं क्या तुम्हें? चलो इसको होमवर्क में करके लाना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। करा ही दूं? करा दूं क्या? चलो अच्छा कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स? किसमें एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा? तो बताओ जरा किसमें एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा? देख के कैसा लग रहा है? देख के तो लग रहा होगा सर किसी में हो सकता है। बताओ किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे? बोलो, ऑप्शंस देख लो, बताओ। चलो एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिए जरा, देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें कितने एटम्स आएंगे? बोलो भैया। 16 ग्राम ऑक्सीजन, सबसे पहले मोल्स देखो, हमने अभी फ्लो चार्ट पढ़ा है आपके सामने। क्या फ्लो चार्ट पढ़ा है? मास दिया है, हमको जाना कहां तक है? नंबर ऑफ एटम तक। मास से पहले मोल पर आएंगे डिवाइड करके, फिर मोल से मॉलिक्यूल पर जाएंगे मल्टीप्लाई करके, फिर मॉलिक्यूल से एटम पर जाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो इसी सीक्वेंस में हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखियो ये क्या दिया है? मास, मास को डिवाइड कर दिए मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का? 16। तो 16 डिवाइडेड बाय 16, इसका मतलब 1 मोल आ जाएगा। अब मोल से हमको कहां जाना पड़ेगा? मॉलिक्यूल पर। तो कितना मॉलिक्यूल आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय Na। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूल। एटम पर जाना है तो मॉलिक्यूल से एटम पर जाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका? एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एटम है? 1। तो मतलब Na एटम भी रह जाएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na एटम आ जाएगा। बोलो भैया। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम आ गए? Na एटम्स। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2 पहले गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 16 16 32, 32 का मतलब 2 मोल्स। 2 मोल्स आ गए बेटा। तो 2 मोल्स को है, 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि आपको Na का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूल से आपको कहां पर जाना है? एटम पर। एटम पर जाने के लिए एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो यहां पर आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4। सॉरी वही मैं कर रहा हूं, गलती कर। अरे 16/32 1/2 आएगा यार, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1/2 मोल्स, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1/2 मोल आएगा, है ना? 1/2 मोल। अब यहां से मॉलिक्यूल पर जाना था तो क्या करना था? मल्टीप्लाइड बाय Na करना था। तो कितना आ गया? Na/2 मॉलिक्यूल्स। Na/2 मॉलिक्यूल्स। अब यहां से किस पे जाना है? एटम पर। अगर एटम पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटॉमिसिटी यहां पर है कितनी? O2 है, मतलब एटॉमिसिटी 2 है। तो आप Na/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? 2 से। 2 से 2 कट गया। इसका मतलब कितने एटम्स आ गए? Na एटम्स आ गए। तो आपको सीक्वेंस याद है। सबसे पहले मास, मास से मोल पर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। किसका? मॉलिक्यूलर वेट का। मोल से फिर मॉलिक्यूल पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? Na का। फिर मॉलिक्यूल से एटम पर जाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिसिटी का। ये आपका सीक्वेंस है। यहां से Na एटम्स निकल आए, दोनों में Na एटम्स है। तीसरा निकाल लीजिए। 16 ग्राम ओजोन, इसमें कितने एटम्स आएंगे? तो जरा देखो, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाए। 16 16 16 30 16 16 32 48, तो 48। तो क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए क्या? 3 मोल्स। 1/3, फिर से वही गलती। 1/3 मोल्स, 1/3 मोल्स। तो मोल्स आ गए। यहां से मुझे कहां जाना है? मॉलिक्यूल पर। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na का। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? बोलो। Na/3 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? Na/3 मॉलिक्यूल्स। Na/3 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से कहां जाएंगे? एटम पर। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एटॉमिसिटी का। तो Na/3 को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी कितना है? यहां पर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 3 एटम्स हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। कितने एटम्स आ जाएंगे? Na एटम्स। O3 में कितने एटम्स आ गए? Na एटम्स। कितने O3 में? 16 ग्राम। तो देखो 16 ग्राम O3 में Na एटम्स, 16 ग्राम O2 में Na एटम्स, और 16 ग्राम O में Na एटम्स। तो क्या तीनों में सेम अमाउंट ऑफ एटम आ गया क्या? बोलो, कहानी समझ आई? तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें भी Na एटम्स आ जाएगा, मतलब 6.02 × 10⁻23। इसमें भी Na और इसमें भी Na। क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ सब में सेम अमाउंट ऑफ एटम्स। हाँ जी, काफी टाइम हो गया आज की क्लास में, लगभग 1 के आसपास का समय हो रहा है। 2 के आसपास। अरे यार, मतलब लगभग क्लास 1.5 घंटे के आसपास चल गई क्या? ठीक है ठीक है,
चलो बहुत देर तक तुम लोग ने पेशेंटली इंतजार किया। तो देखो ऑनलाइन में क्या होता है ना बेटा कि ऑफलाइन क्लास में तो इंगेज किया जा सकता है, ऑनलाइन में आपको खुद अपने आप से इंगेज रहना पड़ेगा। ऑनलाइन में मास्टर यही कर सकता है कि आपको अच्छा कंटेंट दे सकता है, कुछ हंसा गवा सकता है, लेकिन हंसाने गवाने के समय में मैं सोचता हूं कि कुछ कंटेंट कवर करवा दिया जाए। तो चीजें देखिए दोनों लोग को इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऑफलाइन के जो भी टीचर्स होते हैं वो ऑनलाइन में उनको इंगेज करने में, अब आपको वहां जोक क्रैक करेंगे तब आप इंगेज होंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो हंसना गाना या ऑफलाइन वाले क्लास में ज्यादा आसान होता है, इसलिए आप इंगेज भी रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा ये चीजें आपको अपने ऊपर फोकस करके करना पड़ता है ना, तो आपको बैठना पड़ेगा, उस लेक्चर को कवर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज जो भी लोग यहां तक बने हुए हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में कल एंड 29, 30 एंड 1 है ना सर, 29, 30 और 1 तारीख को, ये 3 दिन आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, बाकी 2 से फिर से रेगुलर होंगी, तब तक तो चलती ही रहेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जिन लोग भी नहीं यहाँ तक हमारे साथ इस लेक्चर में बने थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद। बंद।